नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है क्लियर कट। बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी वोटर वेरिफिकेशन को लेकर तलवारें निकल चुकी है। राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन के बीच एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और महज 2 दिनों के भीतर ही करीब 2 करोड़ फॉर्म बांटे जा चुके हैं। बंगाल में अवैध बांग्लादेशियों का मामला रह रहकर गरमाता रहा है और एसआईआर के बाद एक बार फिर से जोर पकड़ने लगा है। तमाम रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि भारत में सबसे ज्यादा बांग्लादेशी अगर कहीं रहते हैं घुसपैठिए तो पश्चिम बंगाल में रहते हैं। और बीजेपी आरोप लगाती रही है कि ममता बनर्जी अवैध बांग्लादेशियों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती रही हैं और इसीलिए वो नहीं चाहती हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया बंगाल में पूरी हो। दूसरी तरफ दीदी का दावा यह है कि बीजेपी एसआईआर के बहाने अल्पसंख्यक वोटरों का नाम काटना चाहती है। सवाल यह है कि बंगाल में कितने बांग्लादेशी और वो कहां रहते हैं और क्या वाकई उन्हें ममता सरकार का राजनीतिक संरक्षण हासिल है। टाइम्स नाउ नवभारत ने इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश की है और नवभारत की संवाददाता कोलकाता के करीब न्यू टाउन इलाके में पहुंची और न्यू टाउन कोलकाता से करीब 15 किलोमीटर के फासले पर है और एक बहुत ही मॉडर्न तरीके से बसाया गया शहर है। और न्यू टाउन एक उभरता हुआ आईटी और एक रेसिडेंशियल इलाका है। खास बात यह है कि इस टाउन को भारत सरकार ने सोलर सिटी और स्मार्ट ग्रीन सिटी के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है और उस पर काम भी चल रहा है। लेकिन जरा देखिए कि वहां पहुंचकर हमारी संवाददाता को क्या मिला। क्या आप एक बार यकीन कर पाएंगे कि कोलकाता के करीब चमकते हुए शहर में अवैध बांग्लादेशियों की भी एक बस्ती होगी। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम इस बस्ती में पहुंची तो पता चला कि यहां एक पूरी अवैध बस्ती बांग्लादेशियों ने ही बना रखी है और बस्ती में घूमने पर पता चला कि यहां कई बांग्लादेशी रहते आए। कुछ महिलाओं ने हमारे कैमरे पर खुद कबूल किया कि वो बांग्लादेश से घुसपैठ करके यहां पहुंची है और ये एक्सक्लूसिव बातचीत सुनिए जरा। আপনি কি বাংলাদেশ থেকে এসেছেন? হ্যাঁ, আমি বাংলাদেশ থেকে আইছি। তো আপনি আসলেন এখানে কি করে, মানে কাঁটাতার পার করে এসেছেন, কি করে এসেছেন? হ্যাঁ, আমরা যখন আইছিলাম আমাদের দিকে আলা ছিল, ডুবে গেল, সেখানে আইছিল। আচ্ছা, তো আপনাদের কোনো ডকুমেন্টস বা কিছু? না, আমাদের ডকুমেন্টস কোনো কিছু নেই। এখানে ভারতের আধার কার্ড বা হচ্ছে ভোটার আইডি কিছু আছে আপনাদের? আমার ভোটার কার্ড নেই। আর আধার কার্ড? আধার কার্ড আছে, বাচ্চা স্কুলে ভর্তি করার জন্য। হ্যাঁ, বাচ্চা সরকারি স্কুলে পড়ে, তার ছেলে জন্ম সার্টিফিকেট আছে এখানে, তাছাড়া কিছু। আপনাদের তো কোনো নথি ছিল না, তো আধার কার্ড হলো কি করে? মানার আধার কার্ড করে দিল স্কুল থেকে। ওরা করে দিয়ে? হ্যাঁ, স্কুল থেকে মানা করে দিল। স্কুলে ছেলে মানা পড়ে তো এখান থেকে করে দিল। তো আপনার এখানে কজন আছে? আপনার পরিবার এখানে মানে বাংলাদেশ থেকে আসা এই এলাকাতে কতজন আছে? বেশি জন নেই এখানে। এখন কি এসআইআর ভয় কি লোকজন ছেড়ে চলে যাচ্ছে, পালিয়ে যাচ্ছে, এরকম কিছু? হ্যাঁ, এখান থেকে অনেক লোকজন চলে যাচ্ছে। তাছাড়া কি জানি, আমরা এখানে নিয়েছি বাচ্চাদের। আব্বা দাঁড়াও, সাইকেল আসতে। तो इस महिला ने खुद बताया कि वो कुछ साल पहले अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुई थी और तभी से वो इस बस्ती में रह रही। हैरानी की बात यह थी कि महिला का आधार कार्ड तक बन चुका था, उसके बच्चों के आधार कार्ड बन चुके हैं। एक और महिला भी इसी तरीके से वहां मिली और उन्होंने जो खुलासा किया एक बार फिर से सुनिए। দিদি, আপনি কদিন আছেন এখানে? আমি এই 10-12 বছর হচ্ছে। আপনি কোথা থেকে এসেছেন? বাংলাদেশের থেকে। কিভাবে এসেছিলেন এখানে? আমাদের ওদিন নদী এলাকা, ওই বন্যায় বুড়িয়ে গেছে, তো আমরা এখানে চলে আসি। কাঁটাতার কি পার করে না নদী পার করে? নদী পার করে আসি। তো কোনো নথি বা কিছু ছিল না যখন এ দেশে এলেন? না। এখন আপনাদের কাছে কোনো ভারতের নথি আছে? আধার কার্ড? আমার একটা আধার কার্ড আছে, এখানে ছেলেটা স্কুলে ভর্তি করে দিলাম, তো ভর্তি হচ্ছিল না বলে ওইখান থেকে করে দিয়েছে। আচ্ছা, আর কিছু নেই, ভোটার আইডি টাইডি কিছু নেই। তো আপনারা এত বছর আছেন, আধার কার্ড তো ভারতীয় নাগরিকদের জন্য, আপনারা তো বাংলাদেশের নাগরিক, তো এখানে যখন এসছেন তো আপনারা আধার কার্ড পেয়ে গেলেন কি করে? আমরা স্কুলে ওই ছেলেটা ভর্তি করেছি, ওরাই থেকে করিয়ে দিল, ওই ছেলেটা ভর্তি করতে দিলাম না। আচ্ছা, আপনারা এরকম কজন আছেন এই এলাকাতে? কি জানি, হয়তো আমি তো জানি না। আমরা ইরির খোলে থাকি, ইরির খোলে আমাদের 18 জন লোক। তো এখন তো এসআইআর হচ্ছে, দেখা হচ্ছে
যাচ্ছে কারা ভারতীয় নাগরিক, কারা হচ্ছে বাংলাদেশের নাগরিক, তো কি কোনো ভয় আছে বা আপনাদের কি ফিরে যেতে হবে? আমাদের ফিরে গিয়েও আমাদের ওখানে জায়গা নেই, তাও যেতে হবে, আর কি করবো। তা এখানে আমরা ওই খাটি খাই, তো পথ করে টাকা জোগাড় করতে পারিনি, করলে বাসে। আপনার বাড়িতে পুরুষ মানুষরা কোথায়? আমার ছেলে আজ খালি একটা, তো ওই কাজে চলে গেছে। আচ্ছা, কিরকম কাজ করে? ওই এই ময়লা টয়লা নিজে লাবাই দেয়, ये करे। तो ये महिला कह रही थी कि वो 10-12 साल पहले बांग्लादेश के सतखीरा इलाके से घुसपैठ करके भारत में दाखिल हुई थी और भारत आकर वो आधार कार्ड बनवाने में भी कामयाब रही। इतना ही नहीं, महिला ने यह भी बताया कि परिवार के सभी लोगों का आधार कार्ड बना हुआ है और उसके परिवार में 17-18 लोग हैं। और ऐसे एक दो नहीं, बल्कि इस बस्ती में बहुत सारे परिवार हैं जिनके की दस्तावेज बनाए जा चुके हैं। आधार कार्ड तो खुद ही स्वीकार कर रही है, बहुत क्या मालूम बहुत सारे लोगों के वोटर आईडी कार्ड भी बने हों। कई लोग तो कोलकाता में नौकरी करने जाते हैं। लेकिन जैसे ही एसआईआर की प्रक्रिया की शुरुआत हुई, बताया जा रहा है कि बस्ती से ज्यादातर लोग फरार हो चुके हैं। ज्यादातर घरों में ताला लटका हुआ है और बस्ती में घूमने पर यह साफ साफ नजर भी आ रहा है। नवभारत संवाददाता की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। इको पार्क के पास जो बस्ती है और वहां पर अवैध तरीके से बांग्लादेशी रह रहे थे, अब इन झुग्गी और बस्तियों में और घरों में शायद ही कोई बचा है, क्योंकि एसआईआर के डर से जो है एक के बाद एक बांग्लादेशी परिवार जो अवैध तौर पे यहाँ पे रह रहे थे वो पलायन कर चुके हैं। हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे पीछे जो घर है वही किसी बांग्लादेशी जो है परिवार यहाँ पे रहता था, अवैध तरीके से कई सालों से रहता था। लेकिन अगर आप देखें तो अब वो पलायन कर चुके हैं, यहाँ पर ताला लग चुका है। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस घर पर वो बांग्लादेशी परिवार रहता था, लेकिन अभी एसआईआर की दहशत से जो है वो यहाँ पर पलायन करने को मजबूर हुए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एक तरीके से यहाँ पर अब ये देखा जाएगा कि कौन कौन स्थानीय लोग नहीं है या फिर भारतीय नागरिक नहीं है। लेकिन इस पूरे इलाके में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिक और परिवार जो है यहाँ पर रहते थे और अवैध तौर पे जो है उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स भी बना लिए थे। लगभग हर किसी परिवार के पास जो है आधार कार्ड है। हमने जिन लोगों से बात की जो आज भी बस्तियों में, इन झुग्गियों में रह रहे हैं और बांग्लादेशी है और उस पार से जो है यहाँ दाखिल हुए हैं भारत में और उसके बाद यहाँ पे अवैध तौर पे बस गए हैं पश्चिम बंगाल में, उनके पास आधार कार्ड भी है। लेकिन अब एसआईआर शुरू होने के बाद इस पूरे इलाके में मानिए कि ताला लगने शुरू हो चुके हैं उन अवैध बस्तियों में, झुग्गियों में। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि जब कोई 10 साल से या 12 साल से इन झुग्गियों में, बस्तियों में रह रहा है अवैध तरीके से, तो क्यों पुलिस की कोई निगरानी नहीं है? और तो बस्ती की झुग्गियों में लटके तालों से ये बात तो स्पष्ट हो गई है कि यहां बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशी बसे हुए हैं जो एसआईआर शुरू होने के बाद घरों को बंद करके गायब हो गए। नवभारत के कैमरे में ऐसी कई झुग्गियां दिखी जिसमें ताले लटक चुके। बस्ती में रहने वाले कई लोगों ने कैमरे पर कबूल किया कि बस्ती में कई बांग्लादेशी परिवार रहते थे जो एसआईआर के डर से बस्ती छोड़ चुके। ওনার বহুত দিন ধরে আছে, আমি ছোটবেলা থেকে দেখছি এখানে রয়েছে ওরা। আবার অনেক কিছু কিছু নতুন ছিল, তারা আবার চলে গেছে, হয়তো দু এক ঘর আছে, তারাও হয়তো চলে যাবে করছে। আর অনেকে হয়তো দেখা যাচ্ছে যে এখান থেকে মাসখানি আগে প্রথম যারা শুনেছে যে এই হবে, অনেকে চলে গেছে। মিনিমাম 12 আনা চলে গেছে বা আরো বেশি চলে গেছে। तो ये करें कि 12 आना लोग यानी कि करीब करीब 3/4 लोग जो है वो जा चुके हैं, कुछ ही लोग यहां बाकी हैं अभी। तो ये जो पूरी बातचीत और पूरी पड़ताल है उससे तो एक बात तो स्पष्ट है कि एसआईआर के बाद बंगाल में रहने वाले अवैध घुसपैठियों में खौफ है और एसआईआर प्रक्रिया शुरू होते ही इन्हें डर सताने लगा है कि घर घर जो वोटर वेरिफिकेशन का अभियान चलाया जा रहा है उससे उनकी पहचान उजागर हो जाएगी और इसीलिए सभी अब बांग्लादेश लौटने की कोशिश में जुटे हुए। बीएसएफ ने अब तक ऐसे 90 से ज्यादा बांग्लादेशियों को गिरफ्तार भी किया है जो बांग्लादेश भागने की कोशिश में थे। 48 बांग्लादेशियों को तो एक ही दिन में गिरफ्तार किया गया। तो हमारी पड़ताल में यह बात साफ तौर से साबित हो गई है कि पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में बांग्लादेशियों की मौजूदगी की बात कोई हवाई बात नहीं है। कोलकाता समेत बंगाल के तमाम छोटे बड़े शहरों में घुसपैठियों की बड़ी संख्या में मौजूदगी है। और दूसरी बात यह कि एसआईआर के डर से इन बांग्लादेशी घुसपैठियों में हड़कंप भी है। उनमें से बहुत सारे घुसपैठिए
खासकर वो जिनके पास पुख्ता डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है, वो पश्चिम बंगाल से वापस बांग्लादेश भी भागने की फिराक में। लेकिन पश्चिम बंगाल की राजनीति देखिए कि वहां की ममता सरकार एसआईआर का पुरजोर विरोध कर रही। 4 नवंबर से बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई और उसी दिन ममता बनर्जी ने एसआईआर के विरोध में कोलकाता में एक बड़ा मार्च निकाला। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर लोगों के अधिकार छीनने का आरोप लगाया और कहा कि एक भी वैध मतदाता का नाम कटा तो दिल्ली तक आंदोलन होगा। सब ठीक ठाक कर दिया, हमने ऐतिहासिक बना दिया, एसआईआर को ऐतिहासिक बना दिया। क्या ऐतिहासिक है? नो आधार फॉर वोटर लिस्ट, नो आधार फॉर रेशन कार्ड, लेकिन बैंक में जब आप अकाउंट करने जाता है तो आधार लिंक चाहते हैं। तो क्या है, किसका समाकलन कर रहा है? तो आधार कार्ड सिटीजनशिप नहीं होगा, तो आधार कार्ड में आपको वोटिंग राइट नहीं होगा, आपका आधार कार्ड में आपको एड्रेस नहीं होगा। तो सबसे बढ़िया ये है, एक परिवर्तन करके दिल्ली सरकार को हटाओ देश से, कोई आधार का जरूरत नहीं होगा, कोई आधार नहीं आएगा। तो ममता बनर्जी का यह विरोध नया नहीं है। ममता बनर्जी शुरू से ही एसआईआर का विरोध करती रही हैं और कोलकाता की रैली में ममता बनर्जी ने आधार कार्ड को जरूरी दस्तावेज में शामिल न करने को लेकर मोदी सरकार को घेरा और उन्होंने कहा कि भाई हर जगह आप आधार कार्ड चाहते हैं कि आधार कार्ड आपके पैन कार्ड से लिंक हो जाए, आधार कार्ड आप खाता खुलवाने जाते हैं तब आपको देना पड़ता है, आप चाहते हैं कि आधार कार्ड आपके अकाउंट से लिंक हो जाए, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो आधार कार्ड की बात क्यों नहीं की जा रही? लेकिन सवाल यह है कि सरकार पहले भी कह चुकी है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है और ममता बनर्जी चाहती हैं कि आधार कार्ड ही नागरिकता का प्रमाण पत्र बन जाए, आधार कार्ड ही वोटिंग का पैमाना बन जाए और जिसके जिसके पास आधार कार्ड है वो सारे लोग एक एलिजिबल वोटर माने जाए, वैध वोटर माने जाए। और जैसा कि हमने आपको भी पड़ताल में दिखाया कि अगर ममता बनर्जी की बात मान ली जाए तो जितने बांग्लादेशी थे, अभी जितने लोगों ने हमारे कैमरे पे बात की पूजा मेहता से, उन्होंने सब के सब कहा कि उनके पास पहले से ही आधार कार्ड मौजूद है और आधार कार्ड आसानी से बन गए, यानी कि वो सारे के सारे बंगाल के वोटर हो जाएंगे, इस देश के वोटर हो जाएंगे और ममता बनर्जी शायद यही चाहती हैं। वैसे एक आम आकलन यह है कि कई लोगों को फर्जी तरीके से आधार कार्ड जारी किए गए। बीजेपी ऐसे ही लोगों को घुसपैठिया कहकर ममता बनर्जी पर इनके संरक्षण देने का आरोप लगाती रही है और दूसरी ओर ममता बनर्जी आधार कार्ड को जरूरी दस्तावेज में शामिल नहीं करने पर सवाल उठाती रही। लेकिन 2 दिन पहले आई तस्वीरें भी आपको देखनी चाहिए। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में 2 दिन पहले सैकड़ों आधार कार्ड फेंके हुए इसी तरीके से मिले और ये आधार कार्ड एक बोरे में भरकर तालाब में फेंके गए। तालाब की सफाई के दौरान इन्हें बरामद किया गया और कहा जा रहा है कि किसी ने रात के अंधेरे में 3 बोरियों में आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज भरकर तालाब में फेंक दिया। इसको लेकर बीजेपी और टीएमसी के बीच भी एक तरीके से ठन गई। बीजेपी इसे एसआईआर के डर से फेंके गए फर्जी कार्ड बता रही है, जबकि टीएमसी नकली बताकर फेंके जाने की बात इसको कह रही है कि ये सारे आधार कार्ड है वो सारे नकली। इन सब के बीच बंगाल में एसआईआर के दौरान बांग्लादेश से लगते जो जिले हैं उनमें एक एबनॉर्मल सा पैटर्न देखने को मिल रहा है और बांग्लादेश से लगते जिलों में इस्लामी कानून के तहत कस्में पढ़ने वाली विवाहित मुस्लिम जोड़े अब शादियों का रजिस्ट्रेशन करने के लिए पहुंच रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक नवंबर 2024 और अक्टूबर 2025 के बीच बंगाल में 1130 मुस्लिम जोड़ों ने विवाह पंजीकरण के लिए आवेदन किया था और इनमें से आधे से ज्यादा यानी कि 609 आवेदन जुलाई और अक्टूबर के बीच आए और ये यही वक्त था जब बिहार में वोटर निरीक्षण का कार्यक्रम चल रहा था, यानी कि एसआईआर चल रहा था। यानी पिछले 4 महीनों में के दौरान बंगाल में निकाह का पंजीकरण करवाने वालों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। खास बात यह है कि यह बढ़ोतरी बांग्लादेश से लगते जिलों में सबसे ज्यादा हुई। शादियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर सबसे ज्यादा आवेदन उत्तर दिनाजपुर और मालदा में मिले और इसके बाद मुर्शिदाबाद
फरीदाबाद और कूच बिहार का नंबर है और ये चारों जिले बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं। अगर बंगाल के बाकी जिलों की अगर आप देखेंगे तो कोलकाता में सिर्फ ऐसे 24 आवेदन मिले। उत्तर बंगाल के पहाड़ी जिले कलिंपोंग में तो सिर्फ 2 जोड़ों ने ही शादी के रजिस्ट्रेशन का आवेदन दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि ये बंगाल के जो सीमावर्ती, पश्चिम बंगाल के जो सीमावर्ती जिले हैं, उसमें अचानक से शादियों के रजिस्ट्रेशन के लिए इतने ज्यादा आवेदन क्यों आने लगे। बंगाल में SIR शुरू होने के बाद से अचानक ही इस तरह के जो बदलाव देखे जा रहे हैं और जो बांग्लादेशियों की मौजूदगी है उसको लेकर के एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई है। बंगाल की राजनीति में मुस्लिम वोटरों का खासा दखल है और जिन्हें ममता बनर्जी का एक मुश्त वोट बैंक माना जाता है। विरोधी ममता बनर्जी पर इसी वोट बैंक को बचाने का आरोप लगाते रहे। वैसे बंगाल में अगले साल मार्च तक SIR पूरा होना है। ऐसे में आने वाले वक्त में बंगाल से लेकर देश की सियासत तक ये मुद्दा छाया रहेगा और इस पर अभी और तनातनी बनी रहेगी और दो तरफा वार पलटवार का दौर भी जारी रहेगा। क्लियर कट में अब वक्त है अगली स्टोरी का और आपको बताते हैं कि इस बार की यात्रा से किसकी ठठरी बांधने वाले हैं बाबा बागेश्वर। पिछले साल नवंबर में हिंदू एकता पदयात्रा से सनातन की अलख जगाने वाले बाबा बागेश्वर इस साल फिर इस अभियान पर निकल पड़े। आज दिल्ली के छतरपुर इलाके के मां कात्यायनी मंदिर से उन्होंने हिंदू एकता यात्रा 2.0 की शुरुआत की और इसमें उनके कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए देश भर से बड़ी संख्या में साधु संत भी आए हुए हैं। इसमें शामिल होने के लिए एक दिन पहले ही देश के कई हिस्सों से बड़ी संख्या में हिंदू सनातनी भी दिल्ली पहुंचे हैं और वहीं इस यात्रा में के रास्ते में शामिल होने के लिए 40,000 लोगों ने पहले ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवाया है। सोशल मीडिया पर उनकी यात्रा खूब ट्रेंड कर रही है। बागेश्वर सरकार की हिंदू एकता यात्रा 2.0 देश की राजधानी में बहुत बज़ क्रिएट कर रही है और उसे खूब समर्थन भी मिल रहा है। हालांकि बहुत सारे लोग इसके विरोध में भी आवाजें उठा रहे हैं जो इस यात्रा को रोकने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की भी चेतावनी दे रहे हैं। बागेश्वर सरकार की हिंदू एकता पदयात्रा से उन्हें क्या बेचैनी हो रही है, वो क्या दलीलें दे रहे हैं और क्यों इसे हर हाल में रुकवाना चाहते हैं, इसके पीछे कैसे एक बड़ा सियासी दांवपेच भी हो सकता है, उस सब पर मैं बात करूंगा। लेकिन पहले आपको दिखाता हूं कि कैसे बागेश्वर सरकार बड़ी तादाद में साधु संतों और सनातनी समर्थकों को लेकर दिल्ली से वृंदावन की तरफ निकल पड़े। हम सब भाई हिंदू भाई क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही पकड़े हैं, बिल्कुल सही पकड़े हैं। देखिए, कहाँ से आए हो? पीलीभीत उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से आए हो यात्रा में शामिल होने? जी बिल्कुल। हिंदू राष्ट्र चाहते हो तुम भी? हिंदू राष्ट्र बन ही गया एक तरीके से। बन ही गया। क्या कहेंगे, कहाँ से आएंगे? राजपुर से आए। राजपुरे से आए हैं। अच्छा, इसको छोटे से बालक को भी लेके आई हो? दिखाने के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए आई हो? हिंदू हाँ, राष्ट्र बाबा के को लिए? दिखाने के लिए। देख, कहाँ से आ रही हैं? कहाँ से आ रहे हो बताओ? दिल्ली से आ रहे हैं हम। हिंदू राष्ट्र बनाने? हाँ। हैं? हिंदू राष्ट्र बनाने। हिंदू राष्ट्र बनाने जबलपुर से आए हैं। जबलपुर से आए हैं। अच्छा, जबलपुर वारी आओ तुम? हाँ, जबलपुर के। अच्छा, जबलपुर में कहाँ से? ग्वारी घाट। ग्वारी घाट नर्मदा मैया से? नर्मदा मैया किनारे। नर्मदा मैया का आशीर्वाद लेके आई हो? हाँ, लेके आए हैं। 10 दिन रहोगी? हाँ, रहेंगे पूरी पद यात्रा में? पूरी में। और तुम कहाँ से आई? मऊरानीपुर से। मऊरानीपुर से आई। अच्छा, मऊरानीपुर से। हाँ। तुम भी चाहते हो हिंदू राष्ट्र बने? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल भैया। कहाँ से आए हो? हम सब आगे से दान की जय हो। तो बागेश्वर सरकार की ये दूसरी हिंदू एकता यात्रा है और इससे पहले पिछले साल उन्होंने मध्य प्रदेश के छतरपुर से हिंदू एकता यात्रा निकाली थी जहां उनका बागेश्वर धाम है और वो यात्रा भी 10 दिन की थी और वो मध्य प्रदेश के ओरछा में जाकर खत्म हुई थी जहां राजा राम सरकार का मंदिर है। 21 नवंबर से 29 नवंबर की उस यात्रा में भारत के हिंदू समाज को एकजुट करने और भारत में राम राज्य की स्थापना करने का संकल्प लिया गया था और अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण को उसकी शुरुआत बताया गया था। इस बार जब बागेश्वर सरकार ने देश की राजधानी दिल्ली से हिंदू एकता यात्रा 2.0 शुरू करने का ऐलान किया तभी से लेकर खलबली शुरू हो गई। ऐलान यह था कि 16 नवंबर को वृंदावन के बाके बिहारी मंदिर पर इस सनातनी यात्रा का समापन होगा और इसी के बाद बागेश्वर सरकार की इस यात्रा को
कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन और से जोड़कर उसको नई धार देने की तैयारी के रूप में देखा जाने लगा। बागेश्वर सरकार ने आज इस यात्रा की शुरुआत को लेकर क्या कहा, एक बार पहले आप उस सुनिए। 7 नवंबर है। आज आपने जिक्र किया था कि आज ही के दिन गौ रक्षा पर आए हुए संतों पर गोलियां चलाई गई थी। गौ रक्षा को लेकर भी आप ये यात्रा कर रहे हैं, तो गौ रक्षा को लेकर क्या कहना चाहिए? भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो निश्चित रूप से सामाजिक समरसता होगी और गौ माता राष्ट्र माता होगी। गौ जिनको हम गाय माता कहते हैं वो सड़कों पर है। ये इस देश का दुर्भाग्य है, इसलिए हम सब हिंदू सड़कों पर निकले हैं। इसलिए हम संतों को, साधु संतों का कमंडल लेकर और बागेश्वर धाम कमंडल लेकर के सड़कों पर निकले। लेकिन आपने यमुना की बात की कि यमुना साफ होनी चाहिए, निर्मल होनी चाहिए। आपको लगता है कि सिर्फ पदयात्रा बस से ये काम हो जाएगा? पदयात्रा से जागृति तो आएगी, अवेयरनेस तो आएगी, लोग उसके प्रति सजग तो होंगे। बिल्कुल ना होने से तो बेहतर है कुछ सजगता आएगी। लेकिन धर्मांतरण लगातार हो रहा है। आपके गृह जिले में भी धर्मांतरण हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि धर्मांतरण का तो मुंह तोड़ जवाब देगा? धर्मांतरण इस देश में, अवैध धर्मांतरण बंद होगा। लोभ लालच देकर, षड्यंत्र देकर के, चमत्कारों का प्रभाव दिखाकर धर्मांतरण नहीं चलेगा। तो बागेश्वर सरकार ये साफ कह चुके हैं कि दूसरी बार हिंदू एकता पदयात्रा निकालने के पीछे उनका मकसद क्या है। उन्होंने इस बार 7 संकल्प हिंदू समाज के सामने रखा है, और वो 7 संकल्प क्या हैं? पहला संकल्प है यमुना नदी का पूर्ण शुद्धिकरण हो। दूसरा संकल्प गाय को राष्ट्र माता का दर्जा मिले। तीसरा संकल्प हिंदुओं में जात पात ऊंच नीच का भेदभाव खत्म होना चाहिए। चौथा संकल्प उन्होंने रखा है कि भारत में अवैध धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे मामलों पर लगाम लगना चाहिए। पांचवा संकल्प उनका यह है कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर राम मंदिर की तरह ही भव्य और दिव्य मंदिर बने। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसको लेकर के भी एक अलग तरह की सियासत चल रही है। छठा संकल्प उन्होंने ये रखा है कि पूरे ब्रज क्षेत्र में मांस मदिरा पर प्रतिबंध लगना चाहिए। और 7वां संकल्प है ब्रज भूमि को उसके पुराने स्वरूप में लाया जाए जैसा हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णन है। इन 7 संकल्पों के पूरा होने के बाद उनके 8वें संकल्प की बारी आती है, यानी भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और इसकी शपथ भारत की हिंदू आबादी ले। आज दिल्ली में पद यात्रा की शुरुआत में जुटे लोग एक तरीके से पहले से ही इन 8 संकल्पों की शपथ लेते हुए दिखाई दिए। देखिए जरा। तो बागेश्वर सरकार की हिंदू एकता पदयात्रा दिल्ली, यूपी और हरियाणा, इन 3 राज्यों की 422 ग्राम पंचायतों, कस्बों और शहरों से होकर गुजरेगी। इस सनातनी यात्रा के से 5 करोड़ हिंदुओं को जोड़ने का लक्ष्य है, यानी जिन जिन इलाकों से बागेश्वर सरकार की यात्रा गुजरेगी वहां की हिंदू आबादी को इन्हीं 8 संकल्पों की शपथ दिलाई जाएगी। सनातन एकता पद यात्रा ये किसी जाति का नहीं है, किसी धर्म का नहीं, किसी मजहब का नहीं है। समस्त सनातनियों को जगाने के लिए है, न किसी दल का है, पूरे हिंदुस्तान के दिलों के लिए है। इसके नाते हम पूज्य बागेश्वर बालाजी सरकार के साथ भारत हिंदू राष्ट्र बने, भारत सनातन संस्कृति राष्ट्र बने। इसके नाते पूज्य बागेश्वर सरकार के साथ पिछले बार भी थे, इस बार भी हैं। जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाएगा, जब तक कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का निर्माण नहीं हो जाएगा, जब तक सब हिंदू एक नहीं हो जाएगा, जब तक बेधर्मी भारत से भाग नहीं जाएंगे, तब तक हम बागेश्वर बालाजी सरकार के साथ में हैं। तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की भावना से हिंदू समाज एकजुट हो, बागेश्वर सरकार की इसी भावना से उनके विरोधी बौखलाए हुए। उनकी हिंदू एकता पदयात्रा को सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाला बता रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि बागेश्वर सरकार देश में धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं, हिंदू मुसलमानों के बीच नफरत पैदा करना चाहते हैं। और इस यात्रा को लेकर आरोप यहां तक लगाए जा रहे हैं कि यूपी में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद बाबाओं को राजनीति का शौक चर्राने लगा। वो सत्ता सिंहासन पर बैठने के लिए तरह तरह के दांव आजमा रहे हैं। बागेश्वर सरकार की हिंदू एकता पदयात्रा भी उससे अलग नहीं है। और ऐसी ही दलीलों के साथ बागेश्वर सरकार की हिंदू एकता पदयात्रा पर रोक लगाने की मांग की गई है। दलित पिछड़ा समाज संगठन ने इस यात्रा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल करने का ऐलान किया है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से इस पर स्वतः संज्ञान लेने की अपील भी की। भीम आर्मी ने बागेश्वर सरकार की
पदयात्रा तुरंत रोकने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की है और यहां तक दलील दी है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को किसी एक धर्म का बनाने की अगर कोई भी कोशिश की जा रही है तो एक तरीके से वो भी राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। हालांकि देश का संविधान हर किसी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। यह अधिकार देता है कि हम अपनी धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं के हिसाब से चलें, उसका पालन करें और अपने समाज में उसको लेकर जागरूकता फैलाएं, अपने धर्म के लोगों को एकजुट करें। हां, इसमें जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, लोभ लालच का डर दिखाकर धार्मिक मान्यताओं को बदलने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, अपनी धार्मिक मान्यताओं को जबरन दूसरों पर थोपने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। पूरी पदयात्रा में हम लोगों को किसी के खिलाफ नहीं बोलना, केवल हमें अपना घर संभालना। अपना घर है जो हम भेदभाव में फंसे, छुआछूत में फंसे, ऊंच नीच में फंसे, अगड़ा पिछड़ा में फंसे, इनसे ऊपर उठकर 14वीं शताब्दी में रामानंदाचार्य भगवान ने जो कहा था, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। हम लोगों को इसी बात को पकड़कर चलना है। तो बाबा बागेश्वर के इसी अभियान से ऐसे लोगों को जरूर दिक्कत हो सकती है जो हिंदुओं के एकजुट होने से घबराते रहे। जातीय राजनीति करने वालों को भी इसमें खतरा दिखाई दे सकता है, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि बागेश्वर सरकार की हिंदू एकता पदयात्रा में मुस्लिम बिरादरी के 300 से ज्यादा लोग शामिल हैं और वो भी चोरी छिपे नहीं, ताल ठोक कर अपनी बिरादरी को बताकर, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्हें लगता है कि हिंदू एकता इस पूरे भारत की अखंडता के लिए जरूरी है। बागेश्वर सरकार की हिंदू एकता पदयात्रा 2.0 के जो संकल्प हैं उस पर अगर आप गौर करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि क्यों बाके बिहारी मंदिर इस पदयात्रा के समापन का एक स्थल के तौर पर चिन्हित किया गया है और कैसे यात्रा भगवान कृष्ण पर फोकस है। उदाहरण के तौर पर यमुना नदी की शुद्धता की मांग, ये मांग पर्यावरण, नदी की स्वच्छता के साथ साथ भारतीयों की अच्छी सेहत के लिए तो जरूरी है ही। ये मांग सीधे सीधे भगवान कृष्ण से जुड़ती है क्योंकि उनकी बाल लीलाओं का केंद्र यमुना ही रही। यमुना में कालिया नाग का जहर फैला हुआ था और तब कृष्ण ने उनके फनों को नाथ कर यमुना के जल को पवित्र किया। इसी तरीके से गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने का संकल्प वो सनातन धर्म में गाय की महत्ता से भी जुड़ा हुआ है, भगवान कृष्ण की लीलाओं में से जुड़ा हुआ है और जिसका कि गायें अभिन्न हिस्सा रही। भगवान कृष्ण का नाम ही गोपाल। गायों की रक्षा को कैसे उन्होंने अपने जीवन का ध्येय बनाया, बागेश्वर सरकार हिंदू समाज को उसकी याद दिलाना चाहती। इसी तरीके से ब्रजभूमि को पुराने स्वरूप में लाने का संकल्प भी बहुत खास है, क्योंकि ब्रजभूमि देश के 4 राज्यों में फैली हुई है। उत्तर प्रदेश में मथुरा, वृंदावन का इलाका इसका मुख्य केंद्र है। आगरा, अलीगढ़, हाथरस, एटा, फिरोजाबाद, कासगंज, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद और जलेसर तक भगवान कृष्ण की लीला भूमि कही जाती है। और इसी तरीके से हरियाणा में पलवल, बल्लभगढ़, नूह यानी कि मेवात, होडल, फरीदाबाद, हसनपुर, यहां ये भी पूरा इलाका है, ये भगवान कृष्ण से जुड़ी लीलाओं और उनका तीर्थ क्षेत्र माना जाता है। इसी तरीके से राजस्थान के भरतपुर, दीग, करौली, धौलपुर, यहां इसे जो पूरा इलाका है ये भगवान की कृष्ण की लीला भूमि मानी जाती है। और फिर मध्य प्रदेश का भी मुरैना जिला भी कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ है। जबकि लोग ब्रजभूमि को सिर्फ मथुरा और वृंदावन मानकर चलते हैं, लेकिन ब्रजभूमि का दायरा बहुत व्यापक है। हिंदू सनातन के धरोहरों को जानेंगे और उससे जुड़ेंगे तब इस बारे में आपको बेहतर समझ होगी। और यह है बागेश्वर सरकार का संकल्प और यह है हिंदू एकता पदयात्रा का मकसद। तो क्लियर कट में अब अगली स्टोरी की ओर बढ़ते हैं और बताते हैं कि बिहार चुनाव के दूसरे फेज का वो कौन सा फैक्टर है जिसे साधने के लिए नेताओं ने पूरी ताकत झोंक रखी। तो बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच गया है। एनडीए और महागठबंधन के दिग्गजों ने मोर्चा खोला हुआ है। दूसरे चरण की लड़ाई का जो मैदान है वो बिहार का सीमांचल बना हुआ है। उसी के साथ साथ मगध, शाहाबाद और चंपारण के इलाके में भी
जनता अपनी वोट की ताकत दिखाएगी 11 तारीख को और विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में 20 जिलों के 122 विधानसभा क्षेत्रों में 11 नवंबर को वोट डाले जाने हैं। और इसके बाद सबको इंतजार रहेगा 14 नवंबर का, क्योंकि उसी दिन आएगा बिहार का फैसला। बिहार के उस फैसले को अपने हक में करवाने के लिए नेताओं ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा। आपको बताएंगे कि कल की बम्पर वोटिंग से किसका कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा है और किसका हौसला पस्त दिख रहा है। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि दूसरे चरण के लिए कहां सबसे जोरदार लड़ाई छिड़ी हुई। तो जवाब है इसका बिहार का सीमांचल, जहां सबसे तेज गरज रहे हैं एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी। मुस्लिम बहुल सीटों पर एक भी मुसलमान वोट इधर से उधर न छिटक जाए, इसके लिए ओवैसी अपने खास अंदाज में महागठबंधन को हर जगह घेर रहे हैं। और ओवैसी के निशाने पर सबसे ज्यादा अगर कोई आ रहा है तो वो है लालू परिवार। बिहार में सरकार बदलने के तेजस्वी के नारे की ओवैसी खूब मजम्मत भी कर रहे हैं और जहां मौका मिल रहा है खिल्ली भी उड़ा रहे हैं और लगभग हर मंच से उड़ा रहे हैं। इसी के साथ ओवैसी पूर्णिया के सांसद को भी नहीं बख्श रहे। सुनिए जरा ओवैसी। अब फिर 2025 आया है तो लालू परिवार कह रहा है सरकार बदलो। मेरे भाई, सरकार बदलने से क्या हासिल होता है? क्या सरकार बदलने से सीमांचल का मुस्तकबिल बदलता है? बताओ। अगर बदलता तो फिर यह बदहाली नहीं होती। अगर बदलता तो फिर पूरे सीमांचल में किशनगंज में एक ही डिग्री कॉलेज क्यों है? अगर सरकार बदलती तो फिर ये तमाम हालात क्यों नहीं बदलते? मैं आपसे अपील कर रहा हूं, सीमांचल को अगर बदलना है तो आपको 11 तारीख के दिन एक सैलाब की तरह इन तमाम जालिमों को अपने वोट में बहा देना है। मेरा नाम मेरे बुजुर्गों ने असदुद्दीन रखा। असदुद्दीन के माने क्या होते? अल्लाह के दीन का शेर। और तेरा नाम टप्पू पप्पू है। और फिर तू नहीं जानता कि असद हैदर कर्रार के निस्बत से भी है। तो बीते दिनों चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी यादव ने ओवैसी को चरमपंथी कह दिया था और उसके बाद से ओवैसी तेजस्वी पर पलटवार का एक भी मौका चूक नहीं रहे। सीमांचल में तो हर मंच से तेजस्वी की उस बात को पूरी ताकत से उछाल रहे हैं। ओवैसी कैसे तेजस्वी को जवाब दे रहे हैं, एक बार जरा और देखिए। और हमको बोलते चरमपंथी। अरे मैं किसी मजहब के खिलाफ था, ना कभी रहूंगा। यकीनन मैं फख्र से कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं, मगर चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, मस्जिदों को आबाद करना, मस्जिदों को बचाने की लड़ाई लड़ना, शरीयत की हिफाजत करना, वक्फ कानून को काला कानून कहना, जालिम को जालिम कहना, अगर ये चरमपंथी है तो मैं क्या करूं? बताओ कोचा दामन की जनता, बताओ मैं क्या करूं? बताओ आप। मुझे देखना है ना, कभी सीमांचल के किसी चौराहे पर तू ठहर जा, मैं भी ठहरता हूं, देखते हैं क्या तमाशा होता है। ये कांग्रेस पार्टी का एक सांसद बोलता है ओवैसी की जात क्या है, ओवैसी की जमीन क्या है, ओवैसी की दौलत क्या है। अरे सुन, मैं मुसलमान हूं, गयूर मुसलमान हूं। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं। बहरूपिया बोलता है मेरा नाम मेरे अब्बा और अम्मा ने असदुद्दीन रखा, दीन का शेर के नाम से रखा। और तो पूछता है मेरी जमीन कितनी है? अरे पूरा सीमांचल मेरा है, बता तेरा क्या है? तो सीमांचल में ओवैसी और तेजस्वी के बीच तलवार इस बात को लेकर खिंची हुई है कि हम मुस्लिम वोटों का असली रहनुमा कौन है, और इसको जरा आंकड़ों से समझने की कोशिश करिए। बिहार के सीमांचल इलाके में आने वाले जो जिले हैं, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, इसमें अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर करीब 24 सीटें आती है विधानसभा की, और इन सभी सीटों पर मुस्लिम वोट बहुत निर्णायक माना जाता है। माइनॉरिटी कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक सीमांचल के किशनगंज में 67% मुसलमान हैं, कटिहार में 42%, अररिया में 41% और पूर्णिया में 37% मुस्लिम आबादी है।
2020 के विधानसभा चुनाव में इन 24 सीटों में से एनडीए के पाले में 12 सीटें आई और महागठबंधन ने 7 सीटें जीती थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कामयाबी मिली थी एआईएमआईएम। ओवैसी की पार्टी ने अकेले अपने दम पर 5 सीटें जीतकर सीमांचल की सियासत में एक नई कहानी लिख डाली। एआईएमआईएम ने अमौर, बहादुरगंज, बायसी, जोकीहाट और कोचाधामन सीटें जीती थी और इनमें से 3 सीटों पर महागठबंधन के उस समय के विधायक तीसरे नंबर पर रहे थे। लेकिन चुनाव के बाद एआईएमआईएम के 4 विधायकों ने पाला बदलकर आरजेडी का दामन थाम लिया और इसी की वजह से ओवैसी तेजस्वी पर काफी नाराज थे, तेजस्वी से बहुत बिफरे हुए थे। उन्होंने तेजस्वी पर अपनी पार्टी तोड़ने का आरोप लगाया था। लेकिन बावजूद इसके इस चुनाव से पहले ओवैसी ने लालू परिवार को बाकायदा चिट्ठी लिखी और यह पेशकश की कि उन्हें महागठबंधन में शामिल कर लिया जाए। लेकिन लालू परिवार ने ओवैसी को भाव नहीं दिया क्योंकि आरजेडी मुसलमानों की रहनुमाई किसी के साथ साझा करना नहीं चाहती। उसे इस बात का डर है कि कहीं उसका जो माई वोट बैंक है उसमें ओवैसी सेंध न लगा दे। हालांकि सेंध तो लगी चुकी है लेकिन वो इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहते। दूसरी ओर राहुल गांधी भी बिहार के दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार युद्ध में जुटे हुए हैं। बांका की एक चुनावी रैली में राहुल गांधी ने दावा किया कि मोदी सरकार ने नालंदा यूनिवर्सिटी का सपना खत्म कर दिया है और महागठबंधन की सरकार आएगी तो बिहार को नई वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी मिलेगी। लेकिन बीजेपी ने फौरन ही राहुल के दावे को खारिज कर दिया। आप पहले इस सियासी वार का वार और पलटवार सुनिए और फिर राहुल गांधी के दावे की सच्चाई भी आपको बताएंगे। जब दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी बिहार में हुआ करती थी, नालंदा यूनिवर्सिटी, कोने कोने से लोग आते थे, कोरिया से, चाइना से, जापान से, वियतनाम से आते थे पढ़ाई करने, बिहार में शिक्षा लेने। सब बंद कर दिया। यूपीए की सरकार थी, हमने नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से खड़ा करने की कोशिश की, पैसा डाला, इंटरनेशनल सबसे हाई क्वालिटी के लोगों को हमने इकट्ठा किया। नरेंद्र मोदी की सरकार ने नालंदा यूनिवर्सिटी का सपना रद्द कर दिया, खत्म कर दिया, बंद करवा दिया। भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी बन रहा है। उनको नालंदा विश्वविद्यालय तो याद रहा, उनकी जो टीम है उनको गलत इन्फॉर्म करती है। हमने नालंदा विश्वविद्यालय भी बनाया है, विक्रमशिला भी विश्वविद्यालय बनाया है। राहुल गांधी की सभा में पूरी तरह फ्लॉप हो गई। तो ये सच है कि यूपीए के दौर में साल 2007 में हुए पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने की चर्चा उठी थी और इसके बाद तत्कालीन यूपीए सरकार में ही साल 2010 में नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कराया गया। लेकिन 2014 में केंद्र में एनडीए सरकार बनने के बाद तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने 29 सितंबर 2014 को नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस की नींव रखी थी और उसके लगभग 9 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार 19 जून 2024 को नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का लोकार्पण किया और इसी के साथ पूरी दुनिया में शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र रहा नालंदा विश्वविद्यालय करीब 800 सालों के बाद दोबारा से जीवंत हो उठा था। नालंदा विश्वविद्यालय का नया कैंपस 100 एकड़ में फैला हुआ है और आज नालंदा यूनिवर्सिटी में 187 से ज्यादा विदेशी छात्र मास्टर्स और पीएचडी के प्रोग्राम्स में पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में राहुल का जो दावा है वो सच्चाई से कोसों दूर नजर आता है। खैर, दूसरे चरण के लिए वादों और दावों की इस लड़ाई के बीच पहले चरण की बंपर वोटिंग के मैसेज को लेकर भी भिड़ंत हो रही है। एनडीए नेता दावा कर रहे हैं कि बिहार के मतदाता अपनी सरकार का समर्थन देने के लिए बड़ी तादाद में घरों से निकले और दूसरी तरफ विपक्ष का दावा है कि बूथ पर जो लंबी लंबी कतारें दिखी वो सरकार बदलने के लिए आई थी। विपक्ष की तरफ से यह भी दावा किया गया कि बीजेपी ने प्रवासी वोटरों को पैसे देकर बिहार बुलाया था। इस दावे की पड़ताल करने की हमने कोशिश की, हमें क्या पता लगा जरा देखिए जल्दी। बिहार के जो प्रवासी हैं उनको पैसे देकर स्पेशल ट्रेन चलाकर बिहार लाया गया ताकि वो वोट कर सके। इस तरह के आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भी ये आरोप लगाया। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम पटना जंक्शन पर मौजूद हैं। अब इनसे सीधे पहले बात करते हैं कि क्या इन लोगों को सरकार की तरफ से लाया गया, क्या आप लोगों को कोई पैसा दिया गया ट्रेन में? पैसा नहीं दिया गया, पैसा वैसा नहीं दिया गया सर। कहाँ काम करते हैं आप? वहाँ सिंगरौली में। अच्छा जी जी। आप लोगों को लाया गया था या ले जाया जा रहा है?
अपने से आए थे, अपने से खुद जा रहे हैं सर। अपने से जा रहे हैं जी कोई पैसा नहीं, कोई पैसा नहीं मिला था। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि पैसा दिया गया, स्पेशल ट्रेन चलाया गया, फ्री में लोगों को यहाँ लाया गया ताकि वोट करे, ऐसा है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल ये झूठ है, झूठा प्रचार है, ऐसा कुछ नहीं है। सब अपनी टिकट कटा के आए हुए हैं। तो क्लियर कट में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पार देखिए नवभारत का एजेंडा।